बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। और हम अब फिर से हाजिर हैं अपने फॉरेक्स का ही जो हमारा जर्नी चल रहा है, स्टार्ट इन फॉरेक्स। तो उसका जो उर्दू कोर्स है, उस उर्दू कोर्स के अंदर जो हमारी आपकी बात हुई पिछली वीडियोस के अंदर, तो आपका जो पिछला टॉपिक गया है वो गया है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात की, उसके बाद हमने एक माइंडसेट के ऊपर बात की, फिर हमने इसकी रजिस्ट्रेशन पे बात की। तो अब जो हमारा टॉपिक 4 है वो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको पूरा एनवायरनमेंट देता है आपकी ट्रेड लगाने में, मदद करने में, और फिर उसके अंदर आपको कुछ खसूसियात मिलती हैं। अब खसूसियात क्या होती हैं? नंबर 1, हम स्टार्ट हुए थे ब्रोकर से, ठीक है। अब ब्रोकर हमें क्या क्या फैसिलिटी दे सकता है, वो फैसिलिटीज़ क्या हैं? तो पहले तो हम उससे बात करते हैं कि आप हमें एसेट्स क्या दे रहे हो, ठीक है। तो एसेट्स को समझ लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स जो हैं वो करेंसी पेयर पे भी हो सकते हैं, ठीक है जी, करेंसी पेयर। अच्छा, दूसरा जो है वो बॉन्ड्स या इक्विटीज़ की शक्ल में होते हैं, ठीक है। ये आपको आगे हर चीज़ प्रॉपर वे में समझ आती जाएगी। अगर कोई नया नाम अभी लग रहा है तो मुश्किल तो हो रही होगी। अब बॉन्ड इक्विटीज़ के बाद आ जाते हैं कमोडिटीज़। अच्छा जी, कमोडिटीज़ जो है ये क्या होती हैं? ये सारे के सारे ये एसेट्स में शुमार हो रहे होते हैं, इन एसेट्स के अंदर जो ब्रोकर आपको दे रहा होता है। इसके अलावा इंडाइसिस होती हैं। अब ये तकरीबन सारी चीज़ें, नाम अलग अलग हैं इनके, पर जुड़ी भी हुई हैं एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पे ये 3। अब ये क्या है? एक चीज़ होती है CFD। CFD कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ठीक है, और डिफरेंस, यानी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो ही आपका क्या होता है? PL होता है। यानी कि PL होता है प्रॉफिट और लॉस, जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक जगह पे आपको ये शो हो रहा होगा। ज़्यादातर कॉर्नर्स के ऊपर शो होता है, मेटा ट्रेडर में और दूसरों पे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ब्रोकर सबसे पहले हमने अच्छा चूज़ करना है जो कि हमें डिपॉजिट, विड्रॉ, ये दोनों ऑप्शन अच्छे दे। नेक्स्ट वो हमें एसेट्स कौन से दे रहा है। तो एसेट जो दे रहा है, बहुत से ब्रोकर ये सारी चीज़ें आपको देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे लिए, क्योंकि एक बिगनिंग स्टार्ट है, तो हमें जो सूट करता है वो हमें ये बॉन्ड, इक्विटीज़ और कमोडिटीज़ और इंडाइसेस नहीं करती। बॉन्ड और इक्विटीज़ क्या होती हैं कि ये बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। किस तरह? जैसे अब मिसाल के तौर पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है SP 500, तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये एक एसेट है, ये फ्यूचर बॉन्ड है। फिर आप इसमें टेक 100 के नाम से आता है, सही है, ये नैस्डैक भी कहलाता है। तो ये सारे USD के फ्यूचर्स हैं। फिर जर्मन 30 आता है, ये यूरो को प्रेजेंट करता है, ये भी इनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि इनकी GDP ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है इनका, इन वाले बॉन्ड्स और इक्विटीज़ का। अब आप आ जाएं कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ एक ऐसी चीज़ जो कि रॉ की शक्ल में, यानी कि रॉ फॉर्म के अंदर एक शक्ल की सूरत में आपके पास स्टॉक्स होती हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या हो सकती हैं? ये चावल, गंदम यानी कि राइस, फिर वीट, और फिर आप इसको सोने की शक्ल में ले आए तो ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। और फिर ये ख़ास तौर पे अगर आप ऑयल कह लें तो ऑयल के अंदर भी जो है इसमें स्वीट ऑयल है WTI के नाम से, ठीक है, और फिर इसके अंदर ब्रेंट ऑयल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कमोडिटीज़ को कंट्रोल करती हैं। तो अब कहने का मकसद ये कि हमने तो काम करना है करेंसी पे। वो क्यों करना है? वजह, करेंसी जो है वो उसकी जो फ्लो है वो बड़ी ही, यानी कि सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल इस तरह के एक कैंडल बनी, अपने टाइम पे बंद हुई, दूसरी कैंडल अब बनना शुरू हो गई, तीसरी अभी बन रही है, आपका भी ज़ेन उसके मुताबिक सीक्वेंशियल चल रहा है।
अब इसी के बनिस्बत अगर मैं कमोडिटीज में आता हूं तो ऑयल की एक कैंडल बनी और फिर उसके बाद ऑयल की तकरीबन 2-3 कैंडल, यानी कि कह लें आप कि अच्छा, तो कमोडिटीज के अंदर जो कैंडल्स बनती हैं वो किस तरह बनती हैं कि एक कैंडल बन गई, अब दूसरी नहीं बनी, तीसरी नहीं बनी, अब टाइम लग रहा है। अब हम हिसाब में बैठे हुए हैं तो ये सीक्वेंशियल नहीं है, अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई। तो ये कमोडिटीज जो हो गई फिर ये सीक्वेंशियल तो नहीं हुई लेकिन ये फास्ट हो गई, ये बहुत फास्ट है। ठीक है, तो इसकी एनालाइजेशन फिर थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी एनालाइजेशन जो है वो थ्रू चार्ट्स हम टाइम ड्यूरेशन में घंटों के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके इसके अंदर कमोडिटीज़ में आ जाएंगे तो फिर हमें फिर दिनों के हिसाब से चला जाना पड़ता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो ये आगे खैर मैं थोड़ा वीडियोस पे डिटेल करता जाऊंगा, आपको सब समझ आती जाएंगी। तो इसीलिए ये वजह है कि हमें जो है करेंसीज यानी कि FX फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो एसेट होगा वो हमारा CFD पे करेंसी का होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस इन करेंसीज। अच्छा, अब करेंसीज के अंदर क्या क्या करेंसीज आती हैं, मैं आपको इसको बड़ा इजी और सिंपल कर देता हूँ। एक बात ज़हन में रखना है कि टोटल हमारे एक्सचेंज कितने हैं। हमारे पास टोटल 4 एक्सचेंज हैं जो कि मेजर एक्सचेंज हैं पूरी दुनिया के ग्लोब के अंदर। तो उनकी करेंसी को तो पेयर्स में आना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के मुल्क में हो रहा है। तो नंबर 1 तो आ जाता है हमारा लंदन। अब लंदन के अंदर आपको जो करेंसीज मिल रही हैं वो GBP और आपको यूरो, ये ऐसी करेंसीज हैं जो कि मेजर कॉस्ट कर जाती हैं। इसी तरह US सेशन है, तो US सेशन के अंदर आपके पास USD तो खुद है। तो USD के अलावा कोई दूसरी अगर है तो वो आती नहीं है, ये मेजर में सिर्फ और सिर्फ USD आ जाता है। और US सेशन के बाद हमारा शाम में रात के टाइम पाकिस्तानी तकरीबन 3 बजे एशियन, अच्छा ये 3 बजे अभी चल रहा है क्योंकि इनका 1 घंटे का डे लाइट सेविंग का जो है ये पूरी दुनिया में आपको पता है कि होता है। तो उसकी वजह से फिर ये जब 1 घंटा कम करते हैं तो फिर हमारा एशियन रात के 2 बजे स्टार्ट होता है। और फिर ये अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो ये अभी इसको कर देंगे, उसके बाद फिर ये गर्मी आएंगी तो फिर ये दोबारा 3 बजे हो जाएगा। तो इस तरह करके चलता है। तो एशियन के अंदर जो है उसमें एशियन करेंसी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर हो गया और ऑजी हो गया, AUZ डॉलर, ये जो है ये सारे मेजर्स का किरदार दे रहे होते हैं एशियन के पास। तो क्योंकि ये भी एक एक्सचेंज है तो आपके पास लंदन, US, एशियन। अब एशियन में जो एक्सचेंज है वो सिडनी में है। ठीक हो गया, ये सिडनी वाला एक्सचेंज जब चलता है तो ये तकरीबन शुरू के कोई 2-3 एक 4 घंटे की कैंडल तो ये बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेशन इसके साथ ही शुरू हो जाएगा, यानी कि वो और ये मिला के एशियन कहलाएगा, वो होगा टोक्यो। टोक्यो की अपनी जो मेजर है वो है JPY, लेकिन इसमें एक माइनर भी है जो आजकल इस वक्त मेहनत हो रही है तो उसके ऊपर बात होगी। अच्छा, अब टोक्यो JPY क्या कर रहा है, टोक्यो JPY और ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मेजर्स पे आ जाते हैं। अब मेजर पेयर फिर बने क्या 4 सेशन के मुताबिक कि एक USD सबके साथ चलेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि वो सिंगापुर डॉलर से लेके, ठीक है, और फिर आप इसको सिंगापुर डॉलर हो गया, सिंगापुर डॉलर से लेके आप इसमें TRY लीरा भी कर ले, तुर्की लीरा, कोई भी, ये सब के साथ USD जो है काम करेगा। अब करना क्या है, एक बात तो समझ आ गई कि ये एक मेजर पेयर है। इसी तरह अब यूरो है तो यूरो का भी यही मसला है इन सब के साथ। ये आप जब इनके साथ पेयर्स में जोड़ेंगे तो ये बेसिकली माइनर कहलाएगा, इसको हम कहेंगे माइनर, यानी कि USD का पेयर बना के हम किसी और
छोटी करेंसी के साथ चला रहे हैं, और ये सारे यूरो के साथ भी होता है। फिर ये आपका आ जाता है जीबीपी। अब जीबीपी पे आप अगर आ जाते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है, मिसाल के तौर पे यूरो, जीबीपी, यूएसडी, ये सब मेजर पे आ गए, इनका भी वही आ गया सेम टू सेम, जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि इसके भी वही पैरामीटर्स आ गए, कोई भी करेंसी से आप जोड़ दें। लेकिन अब जब मैं यूरो के साथ यूएसडी को जोड़ूंगा, यूरो यूएसडी, तो ये दोनों अब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके मेजर पेयर। ठीक है, ये हो गया मेजर पेयर। और फिर इसी तरह अब आप इसको यूएसडी और यूरो करना चाहें तो ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये मेजर पेयर्स जो हैं ये इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता यूरो न्यूजीलैंड, अब यूरो, ठीक है, और न्यूजीलैंड का पेयर है, तो अगर मैं बोलूं कि न्यूजीलैंड यूरो हो जाए तो ये तो हो सकता है, क्योंकि ये माइनर में आ जाते हैं तो इनके पेयर बन जाते हैं। लेकिन ये एक सवाल है कि यूरो शुरू में और न्यूजीलैंड आखिर में, तो ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हमें अब ये बात तो समझ में आ गई कि माइनर और मेजर क्या है। तो मेजर पेयर्स के अंदर जो हमारे आते हैं वो यूएसडी, जेपीवाई आता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें यूएसडी पहले आ रहा है। अच्छा, फिर यूरो यूएसडी आता है, तो यूरो ग्रोथ में यूएसडी से बड़ा है, तो यूएसडी आखिर में आता है। फिर जीबीपी भी बड़ा है, तो जीबीपी और यूएसडी आ जाता है। फिर इसी तरह आप कैड यानी कैनेडियन ले लें, तो कैड भी अब मेजर्स में आ चुका है, बड़ी करेंसी है, तो कैड और सीएचएफ, तो स्विस फ्रैंक जो है वो उसके आखिर में आता है, क्योंकि कैड उससे ज़्यादा है। तो इसी तरह अब हम यूएसडी के कैड के साथ लेंगे, तो यूएसडी बड़ा है, कैड छोटा है, तो कैड उसके साथ उसके पेयर में आता है। ये सब मेजर्स चल रहे हैं। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि यूरो यूएसडी है क्या, ये पेयर को कैसे समझना है। यूरो यूएसडी, इसके अंदर जो पहला पेयर है यूरो, ये आपका बेस होता है चार्ट के अंदर, चार्ट के अंदर ये बेस पेयर का काम कर रहा है। और यूएसडी जो है वो उसको क्यूट कर रहा है, यानी क्यूट कह लें, या फिर हम इसको एक और लफ्ज़ कह सकते हैं काउंटर। ये काउंटर का मतलब होता है यानी कि इसके साथ इसकी लड़ाई चल रही है अपनी अपनी जीडीपी पे। इसकी जीडीपी मुल्क की इकॉनमी की अलग है, इसकी अलग है। ठीक है, इसका फ्यूचर बॉन्ड गिरता है तो यूरो चढ़ जाता है, अगर इसका फ्यूचर बॉन्ड चढ़ जाता है तो यूरो गिर जाता है। अब ये हम चार्ट में कैसे देखेंगे, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि ये बेस है, ये क्यूट है। अब ये है चार्ट, ये चार्ट इस वक्त ऊपर जा रहा है, तो ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट यूरो की है, और ये ग्रीन शो करेगा, या जो भी आपने अपना कैंडल रखा हुआ है। अब कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं वो तो अभी आगे कोर्स में आएगा। उसके बाद जो क्यूट है, अगर यही करेंसी नीचे जाना शुरू कर दे तो अब यूएसडी इसको काउंटर कर रहा है। तो अब आपको बात समझ आ गई कि अगर यूरो यूएसडी नीचे जाएगा तो इसका मतलब कि यूएसडी पावरफुल हो रहा है, और अगर ये यूपर जाएगा तो इसका मतलब यूरो पावरफुल हो रहा है। अगर लंदन सेशन ऑन होता है तो उस टाइम पे यूएसडी सेशन तो नहीं होता, तो अगर लंदन में यूरो की न्यूज़ेस अच्छी आ गई हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरो स्ट्रांग हो रहा है, तो यूरो के लिए फिर चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको आपको इंतहाई आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। ये तो हो गई किताबी बातें। अच्छा, यूरो यूएसडी, अगर मुझे कोई कहे कि मैंने यूएसडी को ख़रीदना है, यानी कि मेरे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक $100 पड़ा हुआ है और $100 के अंदर मैंने एक एसेट लेना है, उसका एक लॉट साइज़ ले रहा हूँ 0.01 की, जो कि बनेगी तकरीबन $2 और तकरीबन 80 सेंट्स। ठीक है, $2.80। ये मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ यूएसडी के ऊपर, मैं यूरो नहीं लेना चाह रहा।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो एक्शन बनेगा सेल का बनेगा चार्ट के अंदर। जो चार्ट चल रहा होगा, जब जब वो चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसका मतलब कि मैं जब उस पर सेल लूंगा तो यहां से मैं डॉलर को खरीद रहा हूं। अब जब आप डॉलर खरीदोगे तो डॉलर, अगर चार्ट नीचे जाने लग गया तो डॉलर का डिफरेंस यानी कि CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, आपको फिर PL के अंदर प्रॉफिट लॉस में पैसे माइनस में या प्लस में शो करने लग जाएगा। समझ आ गई? ये बड़े आसान अल्फाजों में मैं समझा रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये चलते हुए चार्ट में मैं कहता हूं कि मैंने इसी रकम में, इसी लॉट साइज में यूरो को खरीदना चाह रहा हूं, तो यूरो भी खरीद सकते हैं। आपको जो पीछे से लेवरेज मिली हुई है उसकी वजह से इस प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आपकी लेवरेज मिसाल के तौर पे 1.1000 की है। ठीक हो गया, यानी कि आपने एक एसेट लिया तो ये हो गया $2 तकरीबन 2000, यानी कि $2 है ना, तो ये सॉरी हाँ 2000 आपके $80 बन जाते हैं, 2800। तो 2800 की बुनियाद पे आपने अब यूरो को खरीदा। अब यूरो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो चार्ट यूरो में हमेशा जब यूरो ताकत में आता है तो ऊपर जाता है, तो आपना एक्शन जो हो जाएगा वो फिर बाय हो जाएगा। फिर आप बाय अगर कर रहे हैं तो आप यूरो को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप यूरो को खरीदना चाह रहे हैं, आप डॉलर नहीं खरीदना चाह रहे हैं। बीच में हमने अभी सुना कि जब USD बढ़ रहा है, उसकी अफवाह आई कि हाँ जो USD अब बढ़ जाएगा, तो लोगों ने सेल लेना शुरू किए चार्ट्स के ऊपर, चाहे वो GBP USD था, ठीक है, या फिर वो यूरो USD था। अब एक और ख़ास बात, ताकि दिमाग में कोई एरर है वो भी ख़त्म हो जाए, अब जब USD JPY होगा तो क्या होगा, USD JPY में वही सेम बात होगी कि जब चार्ट में अगर मैंने यूरो USD को खरीदना है तो चार्ट में जब चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, मैं अगर यहाँ पे इसको एक बाय लेता हूँ तो इसका मतलब कि मैंने डॉलर को खरीदा है, क्योंकि ये इस वक्त अब बेस पे आ चुका है। तो बेस पेयर हमेशा ऊपर जाता है चार्ट में, और जो क्यूट और काउंटर होगा वो हमेशा नीचे जाता है। इसकी ट्रैवलिंग ऊपर की तरफ है, इसकी ट्रैवलिंग नीचे की तरफ। अब मैं अगर जापानी यन को खरीदना चाह रहा हूं तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो इसका मतलब मैंने उतने जापानी यन खरीद लिए हैं। अब जब मार्केट का चार्ट नीचे जाना शुरू होगा तो वो जो सेल का जो CFD होगा वो मुझे प्रॉफिट और लॉस देगा। ये हो गया सिंपल फिनोमेना। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, अब हम क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने वेब ट्रेडर को समझना है। अब वेब ट्रेडर क्या है? वेब ट्रेडर वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वेबसाइट के ऊपर रहते हुए, वेबसाइट की जो कनेक्टिंग होस्ट हुई हुई है उसके ऊपर रहते हुए एक बने हुए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि बहुत आसानी से आपको दो लोगो दे रहा है कि एक बाय है एक सेल है, इधर आपके एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स के साथ साथ वो आपका जो है बीच में इंटरएक्टिव एक चार्ट भी दिखा रहा है। मगर इस चार्ट के रियल टाइम के अंदर अगर नेट स्लो होगा तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। आपने काम किया, यहाँ पे लिया यूं, यहाँ पे लिया बाय, अब बाय लिया, इंटरनेट कमज़ोर है, 1 घंटे तक आपने देखा अब यहाँ है, पर अचानक से क्या हुआ कि थोड़े यहाँ गैप आया और ये यूं आ गया, तो आपको मज़ा तो नहीं आया। यानी आपने वेब ट्रेडर में ये प्रॉब्लम है कि आपको इंटरनेट की स्पीड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप मोबाइल का डाटा यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स वेब ट्रेडर के अंदर आती हैं, इसलिए मैं वेब ट्रेडर को रेकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ अब हम आते हैं मेटा ट्रेडर 4 और 5। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है? MT4 और 5 के अंदर उसकी लैंग्वेज का फ़र्क है। लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज कहते हैं जिस तरह आपकी C लैंग्वेज होती है, ये उस लैंग्वेज की बात हो रही है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेटा क्यूड्स लैंग्वेज 4 और 5। अब टर्मिनल जब सामने खुलता है तो उसमें क्या फ़र्क है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और उसके टैब्स जो हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं MT5 के अंदर, जो समझते हैं कि गैर ज़रूरी हैं।
और प्लस उन्होंने जो उसके चार्ट्स खुला करते थे, जैसे नीचे अलग अलग चार्ट्स खुल जाते हैं, तो इसके अलावा भी आप एक ही अकाउंट में हैं तो उस अकाउंट के अंदर मैं चाहता हूं कि दूसरा भी खुल जाए, तीसरा भी खुल जाए, तो उसको मल्टी टर्मिनल कर देता है वो। तो मल्टी टर्मिनल की वजह से ये मशहूर है। तो ये वजह है MT5 की और MT4 की। लेकिन अब हम इस पे MT4 के ऊपर रहते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो मुझे इस वक्त आसानी से एक ब्रोकर में मुहैया है, मेरे पास इस वक्त हार्ड ड्राइव में है तो डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको उसी पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं FBS के ऊपर एक फाइल खोलना चाह रहा हूँ, EXE, अगर इसका सेटअप पड़ा है। अब ये सेटअप मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले आपको शो क्या कर रहा है, अपना जो यूज़र डेस्कटॉप में जहाँ फाइल है वो चलेगी, पब्लिशर और ये सारा कुछ, आपने इसको रन कर देना है। रन के लिए इजाज़त मांग ली इसने। अब ये आया असल इंस्टॉलेशन पेज। इसमें आपने ये जो भी कुछ भी पढ़ेंगे ये इनके एग्रीमेंट्स ब्रोकर के साथ होते हैं, मगर शो हमारे साथ करते हैं। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो हमने एक प्लेटफॉर्म की तरफ आना है। अब उस प्लेटफॉर्म को कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है वो मैं पिछली टॉपिक 3 में बता चुका हूँ। उसके बाद जब आप एक डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, वहां से अब ये हमारी वीडियो टू बी कंटिन्यूड आगे चल रही है। तो अब ये फिनिश पे आ गया। अच्छा, अब फिनिश पे जब आप आते हैं तो ये MQL ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम एक खुल गया। इसको भी आप ख़त्म कर दें। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लॉगिन हो जाएं, ठीक है, वेबसाइट के लिए। तो चलें मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और मैं अपने उस डैशबोर्ड पे आता हूँ। मैं लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन के बाद आपने, ये मैंने बहुत पहले यूज़ भी किया था, ये मेरे इसमें अकाउंट एक खुला हुआ भी है। अब डेमो पे आ जाएं। अब ये इस वक्त मेरी ईमेल आईडी आ रही है और ये डेमो खोल ले। डेमो अकाउंट, अच्छा डेमो अकाउंट के अंदर मैं कहता हूँ मुझे अब इसका पासवर्ड भूल गया हुआ है। वो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि मैं उसके अंदर जाके उसका नया पासवर्ड जनरेट करूँगा तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपको समझ आ जाएंगी। अब आपने करना क्या है, इस डैशबोर्ड पे जब आप आते हैं, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, पर ये ट्रेडिंग अकाउंट का इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जो ताल्लुक है वो आपके इस डैशबोर्ड से हो चुका हुआ है। आपका ये पूरा डैशबोर्ड इस अपनी ईमेल आईडी की वजह से है। अब आप इधर से आ जाएं और ये फंड्स जो जितने भी आप डिपॉजिट करेंगे या यहाँ से आप डिपॉजिट फंड करते हैं, तो ये तो अभी डेमो अकाउंट है, तो ये डेमो की सारी आपको दे रहा है। यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर करनी है, डिपॉजिट करना है। अब ऑप्शन इसमें आता है कि लेवरेज। अब मैं लेवरेज पे आ रहा हूँ कि लेवरेज मुझे सेट करनी है, तो कितनी मैं रखना चाहता हूँ। तो कंडीशन फॉर लेवरेज यूज़ क्या है, ये आपको बताएगा कि आपने इसके अंदर सेंट अकाउंट है तो अप टू 1000 रखनी है, ठीक है। और मैं चेंज करना चाहता हूँ लेवरेज को कि यार मेरे लिए ये कम है, थोड़ी बढ़ा दें। उसने बोला नहीं, इसमें मैक्सिमम इतनी है जो आपका ये अकाउंट खुला हुआ है, ये सेंट में अकाउंट खोल गया। अच्छा चलो ठीक हो गया। अब यहाँ से ये सेव हो गया। मैं इसको कहता हूँ कि जी मुझे क्रिएट न्यू पासवर्ड, मुझे पासवर्ड नया बना दें। तो ये अब आपको, अभी मैं तो इससे क्रिएट नया करवा रहा हूँ, लेकिन जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे ना तो ये आपको अब इस तरह की वो देगा विंडो, जिसको आपने कट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको आपने सेव कर लेना है और जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। अब ये 7318658 मेरा यूज़र लॉगिन है, मेटा ट्रेडर का लॉगिन है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ से FBS को खोल लेता हूँ। तो FBS के अंदर अब ये मैं स्कैन करके मुझे ट्रेडिंग, क्योंकि अभी मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे नो कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि FBS डेमो पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे अब आपने कहना है कि एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट मेरा एक बन चुका हुआ है, तो अब आपने इसको पेस्ट कर देना। ये तो आ गया आपका लॉगिन आईडी। अब आ रहा है पासवर्ड। पासवर्ड पे जब आप जाएंगे तो इसमें जाके अब आपने इसको यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है। तो ये आपका फटाफट जो है ये अकाउंट बन गया और आप इसमें फिनिश करेंगे। अब ये आपको यहाँ पे पॉपअप करेगा कि जहाँ नो कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस अभी चेंज होगा और एक बेल बजेगी
और फिर यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आपके सारे ऑप्शन जमा हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है या ये सही से नहीं बन सका, क्योंकि समटाइम इंटरनेट का इशू होता है, तो वो आपको दोबारा से बना देगा। तो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आएगा इस जगह पे। इसने अब बना दिया है और ये इसने अमानुल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये मेरा डेमो अकाउंट है। अब ये डेमो कैसे अकाउंट है कि वो डेमो बकायदा बताएगा। यहाँ पे आप जनरल में जाएंगे, ये आपको बताएगा कि प्रीवियस सक्सेसफुल ऑथराइजेशन, और ये हो चुकी है अभी की जो है। इससे पहले जो हुई थी वो हुई थी लंदन से, ये पिंग नंबर है। अच्छा, अब आप आ जाएं, ये आपको इसने ट्रेडिंग बैलेंस दे दिया और ये आपका अकाउंट खुल चुका है। यानी कि अब आपने एक अकाउंट खोल लिया है MT4 के ऊपर। किस प्रोसीजर से? मैंने वेबसाइट से लेके इंस्टॉलेशन से लेके आपको पूरा टोटल गाइड कर दिया। सही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम मजीद टॉपिक लेंगे कि अब हमने आगे क्या करना है। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।